हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज वर्मा आप सभी लोगों का स्टडी 81 पर स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है कण्व वंश। आज हम सीखेंगे कण्व वंश। पिछले वीडियो में हमने सीख लिया था शुंग वंश के बारे में, सारी चीज़ें हमने सीख लिया था। आज हम सीखेंगे कण्व वंश। इसको ब्राह्मण वंश भी कहते हैं, कण्व वंश को कण्वायन वंश भी कहते हैं। ब्राह्मण वंश, कण्व वंश भी को कहते हैं। इसका टाइम पीरियड 75 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व के बीच में इसका टाइम पीरियड है। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति था। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था, जिसकी हत्या वासुदेव ने कर दी थी और कण्व वंश की स्थापना की थी। फिर पुराणों में क्या जानकारी मिलती है? पुराणों में शुंग इस पृथ्वी पर पूरे 112 वर्ष शासन करेंगे। शुंग इस पृथ्वी पर कितने वर्ष शासन करेंगे? 112 वर्ष शासन करेंगे। अंततः यह पृथ्वी कड़ों को मिल जाएगी। किसको मिल जाएगी? कड़ों को मिल जाएगी। फिर बाणभट्ट की एक किताब है हर्षचरित। बाणभट्ट ने हर्षचरित में क्या लिखा है कि अति कामुक शुंग नरेश मंत्री वासुदेव के उकसाने पर देवभूत की दासी की कन्या द्वारा मारा गया। जो देवभूति की दासी थी, उनकी कन्या के द्वारा मारा गया। कौन? देवभूति। किसके उकसाने पर? तो वासुदेव के उकसाने पर। फिर उस कन्या ने रानी के रूप में बनाया था। उस कन्या ने क्या किया? रानी का रूप बनाया था। उसके बाद जब उसने मार दिया तो उस कन्या का रानी रूप आ गया। उसने रानी हुए, वह अपने आप को रानी घोषित कर ली। क्योंकि वासुदेव बन गया तो वासुदेव ने उससे शादी कर ली दासी की कन्या से, तो वो रानी बन गई, वासुदेव राजा बन गए। शुंगों के 112 वर्षों में 45 वर्ष कण्वों का भी शासन शामिल है। शुंगों के 112 वर्षों में जो 45 वर्ष है वो कण्वों का भी शासन शामिल है। पुराणों में कण्वों का वृत्तांत दिया गया। पुराणों में क्या किया गया? कण्वों का वृत्तांत दिया गया है। फिर देखो, पहला है हमारा शासक वासुदेव, जिसको कण्वायन भी कहते हैं। वासुदेव यह 9 वर्ष तक राजा रहेगा। यह कितने? 9 वर्ष तक राजा रहेगा। इसका पुत्र आता है भूमिपुत्र। यह 14 वर्ष तक राजा रहेगा। इसने सिक्का भी चलवाया। फिर आता हमारा पुत्र नारायण, भूमिपुत्र का पुत्र नारायण। फिर यह 12 वर्ष तक शासन करेगा और इसका उल्लेख इसको विष्णु नारायण भी कहते हैं। फिर इसका पुत्र आता है नारायण का पुत्र सुशर्मन आता है, जो 10 वर्ष तक शासन करता है। सुशर्मन जो है वो 10 वर्ष तक शासन करता है। देखो, इनको जोड़ लोगे तो हमारे कितने हो जाएंगे? 45 वर्ष पूरे हो जाएंगे। सबसे पहले आते हैं वासुदेव, जो कण्वायन इनको भी कहते हैं, और ये 9 वर्ष तक शासन करते हैं, राजा बने रहते हैं। फिर दूसरा आता है भूमिपुत्र, जो वासुदेव का पुत्र है भूमिपुत्र, वो आता है तो वो 14 वर्ष तक शासन करता है। फिर तीसरे आते हैं नारायण, जो भूमिपुत्र का पुत्र है, वो 12 वर्ष तक शासन करता है। फिर आता है सुशर्मन, जो नारायण का पुत्र है सुशर्मन, जो 10 वर्ष तक राज्य करता है। फिर सुशर्मन की हत्या कौन कर देता है? तो सिमुक ने कर दिया। सुशर्मन की हत्या सिमुक ने कर दिया और सातवाहन वंश की स्थापना की। और क्या किया?
सातवाहन वंश की स्थापना की। सातवाहन वंश की स्थापना की। देखो, सुशर्मन की हत्या सिमुक ने कर दी और सिमुक ने आंध्र सातवाहन वंश की स्थापना कर दी। आंध्र सातवाहन, देखो इसका टाइम पीरियड 30 ईसा पूर्व से 250 ईस्वी के बीच में है। इसका टाइम पीरियड 30 ईसा पूर्व से 250 ईस्वी के बीच में है आंध्र सातवाहन वंश का। देखो, आंध्र जो पुराण थे तो उसमें पुराण में इनको आंध्र कहा गया है और जो अभिलेख मिले हैं उसमें इनको सातवाहन कहा गया। जो अभिलेख मिले उसमें इनको सातवाहन कहा गया और जो पुराण थे पुराण में इनको आंध्र कहा गया, इसीलिए आंध्र सातवाहन वंश इनको कहा गया। इसके संस्थापक थे सिमुक। इसके संस्थापक कौन थे? सिमुक थे। इसका क्षेत्र था हमारा महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। इतना ये क्षेत्र था, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। फिर सातवाहन वंश के शासकों को दक्षिणाधिपति तथा इनके द्वारा शासित प्रदेश को दक्षिणापथ कहते थे। जो सातवाहन वंश के शासक थे तो उनको दक्षिणाधिपति कहते थे तथा उनके द्वारा जो क्षेत्र जीत लिया जाता था, जो प्रदेश शासित कर लिया जाता था, उसके शासन में आ जाता था तो उसको दक्षिणापथ कहते थे। अब देखो, लगभग में इसका ऊपर उत्तर की साइड में नर्मदा नदी पड़ती है जो विंध्य पहाड़ी तक है और इधर पूर्व में कलिंग तक है इसका राज्य और नीचे कृष्णा नदी तक फैला हुआ है और इधर हमारा शक तक फैला है, पश्चिम में शको तक फैला हुआ है। आंध्र वंशीय या आंध्र सातवाहन वंश ये इतना फैला हुआ है। फिर देखो, इसने लगभग 300 साल तक शासन किया। सातवाहन वंश के लोग लगभग कितने साल तक? 3 साल तक शासन किया। अब देखो, सबसे पहला शासक था सिमुक। सबसे पहला सिमुक शासक था जो धर्म में रुचि रखता था। धर्म में रुचि रखता था और इसको बढ़ाया भी करता था, धर्म को बढ़ाता भी था और इसमें इसकी रुचि भी थी। देखो, जैन बौद्ध प्लस चैत्य का विकास भी किया। पहले देखो जब शुंग आए थे तो उसमें हिंदू धर्म का विकास ज्यादा होने लगा। फिर उसने सिमुक ने जैन धर्म, बौद्ध धर्म और चैत्यों का विकास किया, खूब प्रचार प्रसार किया। फिर अंत के दिनों में यह क्या निकला? दुराचारी हो गया। अंत के दिनों में यह दुराचारी और अत्याचारी बन गया सिमुक। शुरुआत में तो इसने खूब धर्म का प्रचार प्रसार किया, लेकिन अंत में क्या हुआ? यह बहुत दुराचारी और अत्याचारी हो उठा। फिर अब जब दुराचारी और अत्याचारी हो उठा तो इसका वध हो गया। इसका वध हो गया। फिर आता है हमारा शासक कान्हा या इसको कृष्ण भी कहते हैं। कान्हा या कृष्ण, इसका एक भाई रहता है। या फिर उस भाई का एक पुत्र रहता है। जो सिमुक था उसका एक भाई है कान्हा और उसका एक पुत्र है सातकर्णी प्रथम। ये जानकारी हमको कैसे मिलती है? तो जो नासिक शिलालेख है तो उसमें इसका नाम मिलता है, जो नासिक शिलालेख है। फिर आगे देखो, फिर आता हमारा सातकर्णी। फिर क्या आता है? सातकर्णी प्रथम जो दक्षिणापथ का स्वामी इसको भी कहते हैं। अप्रतिहत चक्र का एक चालक भी इसे कहते हैं। पश्चिमी पथ भी कहते हैं, सातकर्णी भी कहते हैं, प्रतिष्ठान पथ भी इसको कहते हैं। किसको? सातकर्णी प्रथम को, क्योंकि ये सबसे शक्तिशाली राजा था। पहला सबसे शक्तिशाली राजा हमारा कौन था? तो सातकर्णी प्रथम था। फिर इसका विवाह होता है अमीय वंश की रानी नायिका से।
इसका विवाह हो जाता है। पेरिप्लस और द एरिथ्रियन सी में इसका भी वर्णन मिलता है। सातकर्णी प्रथम का वर्णन मिलता है। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में सातकर्णी प्रथम का वर्णन मिलता है। फिर एक अभिलेख है नैनिका का अभिलेख। नैनिका का अभिलेख इसी के नाम पर है, रानी नैनिका का अभिलेख। इसने रानी नैनिका ने बनवाया था इस अभिलेख को। फिर इसको नाना घाट अभिलेख भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? नाना घाट अभिलेख भी कहते हैं। इसमें बताया गया है कि पश्चिमी मालवा, अनूप प्रदेश जो नर्मदा घाटी है, विदर्भ जो बरार में है, वो सारे इसके राज्य जीते हुए हैं सातकर्णी प्रथम के। तो इसमें इसका उल्लेख किया गया है। फिर इसने और इस अभिलेख में अश्वमेध यज्ञ कराए हैं, इसकी जानकारी मिलती है। एक राजसूय यज्ञ भी करवाया है। इससे पहले अश्वमेध यज्ञ किसने करवाया था? तो पुष्यमित्र शुंग ने। अब कौन करवा रहा है? तो सातकर्णी प्रथम करवा रहा अश्वमेध यज्ञ। 2 पुष्यमित्र शुंग ने भी करवाए थे और 2 हमारे सातकर्णी प्रथम भी करवाता है अश्वमेध यज्ञ, और एक हमारा राजसूय यज्ञ भी करवाता है। फिर मालव शैली की गोल मुद्रा का भी प्रचलन इसमें मिलता है इसी अभिलेख में। फिर ब्राह्मणों एवं बौद्धों को भूमि अनुदान का पहला अभिलेखीय साक्ष्य कौन है? नैनिका का अभिलेख है, जिसमें ब्राह्मणों और बौद्धों को क्या दिया जाता था? भूमि दान में दी जाती थी। इसका यह जानकारी हमको इसका साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो नैनिका का अभिलेख से हमको ये जानकारी मिली, जिसको नाना घाट अभिलेख भी कहते हैं। फिर अगला देखो, फिर आता हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख जो कलिंग नरेश खारवेल ने लिखा था। हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल ने लिखा था। तो इसमें सातकर्णी प्रथम को हराया था। इसने क्या बताया कि हाथी गुम्फा अभिलेख में बताया कि जो सातकर्णी प्रथम था इसको हरा दिया था कलिंग नरेश जो खारवेल था उसने। फिर सातकर्णी प्रथम की मृत्यु के बाद नागनिका प्रशासन संभाला। जो नागनिका थी उसने प्रशासन संभाला। इसकी 2 पुत्रियां थी, एक थी वेदश्री, दूसरी थी सतीश्री। वेदश्री, दूसरी थी सतीश्री। फिर आता हमारा सातकर्णी द्वितीय। सातकर्णी द्वितीय जो कहाँ से अभिलेख मिला? हाथी गुम्फा अभिलेख से मिला और भेल्सा का अभिलेख मिला। उससे जानकारी मिलती है सातकर्णी द्वितीय के बारे में। फिर काव्य मीमांसा है, इसके लेखक राजशेखर कृत हैं, तो इससे भी जानकारी मिलती है। कामसूत्र है जो वात्स्यायन कृत पर आधारित है, तो उससे वात्स्यायन कृत ने इसको लिखा है, तो उसमें भी सातकर्णी द्वितीय का मिला है, साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। फिर देखो हाल ने एक किताब लिखी है। हाल ने एक किताब लिखी है गाया सप्तशती। गाया सप्तशती जो प्राकृत भाषा में लिखी है। गाया सप्तशती जो प्राकृत भाषा में लिखी है, जिसमें प्रेम गाथा बताई गई। इसमें क्या बताया गया? प्रेम गाथा बताए गए हैं। हाल ने बताया इसमें 17 राजा हुए हैं। इसमें कितने? 17 राजा हुए हैं। सेनापति कौन था? तो विजयानंद था। सेनापति जो विजयानंद था, इसने लंका की राजकुमारी लीलावती से विवाह कर लिया। हाल ने लंका की राजकुमारी लीलावती से विवाह कर लिया। फिर गुंठाय ने व्रत कथा कोश बताया। सर्ववर्मन ने कातंत्र जो लिखा है, सर्ववर्मन का जो कातंत्र है उसने संस्कृत में भी इसका उल्लेख मिलता है। फिर आता हमारा गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी, इसका टाइम पीरियड 106 से 130 ईस्वी के बीच में है। इसका टाइम पीरियड 106 से
130 ईस्वी के बीच में इसका टाइम पीरियड रहता है। देखो गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में। उपाधि इसकी क्या थी? तो वेणकटक थी, या वेणकटक इसको कहते हैं, उपाधि थी। इसने अपनी उपाधि पर एक नगर भी बसाया था, वेणकटक। फिर इसको राजा गज या विंध्य नरेश भी कहते थे। त्रिसमुद्र तोय पिता वाहन इसको भी कहते थे, क्योंकि इसने तीनों समुद्रों की सेनाओं को जीत लिया था। इधर बंगाल की खाड़ी थी, अरब सागर के खाड़ी थे, अरब सागर था, हिंद महासागर था। तो इन तीनों सेनाओं को इसने जीत लिया था और यहाँ पर अपनी सेनाएं फैला दी थी। फिर आता हमारा शक और पहलवों और यमन से इनका कैसा संबंध था। देखो नहपान ने छहत वंश का अंत किया। नहपान ने क्या किया? छहत वंश का अंत किया। शक के जो नहपान थे उसने। फिर आगे देखो, सिर्फ कहानी को आप समझते चलो तभी समझ में आएगा। फिर आता हमारा फिर आता 130 से 154 ईस्वी के बीच में वशिष्ठी पुत्र पुलमामी, वशिष्ठी पुत्र पुलमापी या पुलमाम, ये आप देख लेना, पुलमावी। वशिष्ठी पुत्र पुलमावी आते हैं 130 से 154 ईसा पूर्व के बीच में। गौतमी का पुत्र था राजा वशिष्ठी। गौतमी का पुत्र था राजा वशिष्ठी, जिसने आंध्र प्रदेश विजित किया। जिसने क्या किया? आंध्र प्रदेश विजित किया। प्रथम आंध्र सम्राट बना। प्रथम क्या बना? आंध्र सम्राट बना। वशिष्ठी पुत्र पुलमामी ने गौतमी ने अपने पुत्र की स्थिति के लिए सुदृढ़ करने के लिए क्या किया? देखो जो वशिष्ठी पुत्र पुलमामी ने अपने पुत्र गौतमी के लिए, उन्होंने अपने पुत्र की स्थिति की सुदृढ़ करने के लिए उसको अच्छी शिक्षा दी। फिर वशिष्ठी पुत्र का विवाह हुआ रुद्रदामन की पुत्री से। वशिष्ठी पुत्र पुलमावी का विवाह हुआ रुद्रदामन की पुत्री से, उसका विवाह हुआ। फिर 2 बार वशिष्ठी पुत्र पुलमावी को हरा चुका था। जो रुद्रदामन था उसने वशिष्ठी पुत्र पुलमावी को 2 बार हरा चुका था। अंत में या अतः उसने विवाह से इनकार कर दिया। और अतः उसने क्या किया? विवाह से इनकार कर दिया। किंतु अतः शिवसरी भाई सातकर्णी का विवाह संपन्न हो गया। जो शिवसरी थी उसका शिवसरी भाई था सातकर्णी, उसका विवाह संपन्न हो गया। फिर देखो 154 से 165 के बीच में शिवसरी सातकर्णी रुद्रदामन का दामाद बन गया। रुद्रदामन का दामाद बना। देखो वशिष्ठी पुत्र पुलमामी का विवाह नहीं हुआ था। उसने वशिष्ठी पुत्र पुलमामी को रुद्रदामन ने 2 बार हराया था और अंत में क्या हुआ? उसने विवाह से इनकार कर दिया। जब उसने शादी करने का प्रस्ताव रखा रुद्रदामन ने, लेकिन उसने क्या किया? वशिष्ठी पुत्र ने उसने उस शादी को इनकार कर दिया। लेकिन जो वशिष्ठी पुत्र का पुत्र था, वशिष्ठी पुत्र पुलमामी का जो पुत्र था शिवसरी सातकर्णी, तो उसने विवाह को स्वीकार कर लिया और उसने विवाह को अपने संपन्न कर लिया। उसने विवाह कर लिया उससे। रुद्रदामन का वह दामाद बन गया। फिर अगला आता है फिर 165 से 194 ईस्वी के बीच में यज्ञ श्री सातकर्णी आते हैं। अंतिम महत्वपूर्ण राजा था। रुद्रदामन की मृत्यु के बाद उसके चारों ओर
उसके द्वारा विजित क्षेत्र अपने राज्य में मिला लिए। रुद्रदामन की मृत्यु के बाद क्या हुआ, तो जो रुद्रदामन ने जितने भी क्षेत्र जीते थे उसको अपने राज्य में उसने मिला लिया। फिर जलयान किया उसने, समुद्री मार्ग से जलयान भी शुरू कर दिया समुद्री मार्ग से। अब देखो, यज्ञ श्री सातकर्णी का राज्य। अब देखो बीच में महाराष्ट्र है, ऊपर हमारा क्या है, महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी जो विदर्भ वाकाटाको के वंश में है। इधर हमारा कुंतल राज है, इधर हमारा कुंतल राज है। नीचे पल्लव हैं, इधर प्रस्थानपुर हैं जो आंध्र प्रदेश इच्छुकों को है। कुंतल राज में वाकाटकों का राजा है, वाकाटकों का शासक है। और महाराष्ट्र प्लस मैसूर हैं। फिर अंतिम राजा कौन आता है, तो पुलमावी तृतीय आता है। अंतिम राजा पुलमावी तृतीय आता है। फिर आप इसके देखो प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में, इसकी प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी। प्रशासनिक व्यवस्था, तो प्रशासनिक व्यवस्था इसकी सेम जिस तरह अशोक की थी उसी तरह सातवाहन की भी प्रशासनिक व्यवस्था थी। जिस तरह अशोक की थी उसी तरह इसकी भी थी सातवाहनों की। और इसमें दूसरा ग्राम दान दिए जाते थे, गांवों को दान दिया जाता था। भिक्षुओं को कर मुक्त कर दिया, जो भिक्षु थे उनको कर मुक्त कर दिया, उनसे कर नहीं लिया जाता था। भूमि दान भी दिया जाता था, भूमि दान भी इसमें दिया जाता था। सामंतिक लक्षण भी पाए गए, सामंतिक लक्षण भी पाए गए। आर्थिक स्थिति देखो क्या थी, विदेशी और आंध्र क्या करते थे, तो कपास का व्यापार उच्च श्रेणी पर होता था उस समय। रोमन और सातवाहन के सिक्के भी मिले, व्यापार में होते थे। रोमन और सातवाहन के सिक्के भी व्यापार में चलते थे। फिर एक काम इसने और किया, सातवाहन ने शीशे के सिक्के चलवाए। सातवाहन ने शीशे के सिक्के चलवाए। तो आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि किस शासक या किस वंश के लोगों ने शीशे के सिक्के चलवाए, तो आप क्या बताओगे, सातवाहन वंश के लोगों ने शीशे के सिक्के चलाए। फिर शीशे के सिक्के में प्लेटिन, तांबे, कांसे सिक्के और चांदी के सिक्के भी चलते थे। फिर भड़ोच जो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह था, भड़ोच क्या था उस समय, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह था। फिर आती है हमारी सामाजिक स्थिति। सामाजिक स्थिति देखो, सामाजिक स्थिति, गौतमीपुत्र सातकर्णी ने चतुर्वर्ण या 4 वर्णों की व्यवस्था को फिर से स्थापित की। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने क्या किया, 4 वर्णों की व्यवस्था को फिर से स्थापित की और वर्ण संकर की व्यवस्था को हटा दिया। वर्ण संकर की व्यवस्था को हटा दिया गौतमीपुत्र ने। फिर सांस्कृतिक स्थिति, सांस्कृतिक की स्थिति देखो, दक्कन और महाराष्ट्र में जो चैत्य विहार था उसका भी प्रयोग किया, चैत्य विहार का भी निर्माण करवाया दक्कन और महाराष्ट्र में। फिर पश्चिमी दक्कन में कार्ले जो थे, कार्ले और स्तूपों जो अमरावती में लगवाया और स्तूपों को अमरावती में लगवाया, स्तूपों को भी बनवाया। पता किसने किया, इसकी खोज मैकेंजी ने 1797 में इसकी खोज की थी। किसने, मैकेंजी ने। भाषा उस समय क्या यूज होती थी, तो प्राकृत भाषा यूज होती थी। लिपि ब्राह्मी लिपि थी, लिपि ब्राह्मी लिपि थी। अब शैव धर्म का भी प्रचार प्रसार होने लगा था, वैष्णव धर्म का भी प्रचार प्रसार होने लगा था उस समय। फिर बौद्ध में जो थे महायान, उनका भी उद्धार होने लगा था। उन्होंने भी अपना, महायान थे, उन्होंने भी अपने
बौद्ध धर्म का भी प्रचार प्रसार करने लगे थे। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन ज़रूर से दबा दें। अगर इसमें कोई गलती होती है, अगर हाँ कि सर जी ये पढ़ाना भूल गए हैं, तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि आप कमेंट करें कि हाँ ये सर ये गलत है, तो हम उसको सुधार दूंगा। और जो गलती हो वो सारी बताइए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।